बिल्कुल, आपने जो हिदायत दी है उसका पालन करूँगा। मित्रों, हम अपनी पीढ़ी के उन थोड़े से भाग्यशाली लोगों में हैं, जिन्होंने साईं जी को सिर्फ देखा ही नहीं था, सुना था और मेरे उनसे व्यक्तिगत ताल्लुकात भी थे। उसकी वजह गोरखपुर में उनकी एक बहन थी और समाजवादियों के जो सम्मेलन होते थे, उसमें साईं जी आया करते थे और जायसी के ऊपर जो उन्होंने 3 दिनों तक लगातार व्याख्यान दिए थे, उन दिनों मैं रिसर्च कर रहा था और चूँकि नई कविता के विचार दर्शन पर मेरा कार्य था, तो साहिब जी से मैं अधिक से अधिक उनके साथ रहना चाहता था और जानना चाहता था और उन्होंने बड़ी मेरी मदद की। उसी दौरान मैंने साहिब जी से एक इंटरव्यू भी किया था, दस्तावेज 18 में उनके निधन के बाद प्रकाशित हुआ था और बड़ी खरी-खरी बातें उन्होंने कही हैं। और इसे मैं सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य कि साईं जी के निधन के 1 महीने पूर्व इलाहाबाद में बैंक रोड वाले घर में भी मेरी भेंट उनसे हुई थी और मैं लौटा ही था कि साईं जी के नवंबर में आकस्मिक निधन की खबर मिली थी। इसलिए मैं अपने ये जो लेख हमने जिसकी चर्चा किया है इसको नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये आप लोग किताब में पढ़ लेंगे। कुछ बातें और दोहराऊंगा भी नहीं, जो कुछ बातें मेरे दिमाग में हैं और जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ वो कहूँ। उनकी आलोचना के ही बारे में बात करूंगा। हो सकता है साईं जी से लगाव के कारण कुछ मेरे वक्तव्य में अतिरेक भी हो, तो उसके लिए क्षमा करेंगे। साईं जी की आलोचना को पढ़ते हुए पहली चीज जो मुझे ध्यान में आती है, जिसकी चर्चा भी की गई, मदन सूरी जी ने कही कि उनके पूरे वैचारिकी में आप देखें कि एक उन्हीं का पद है, अविराम बौद्धिक जिज्ञासा की दृष्टि। इतनी जिज्ञासा तो छायावाद के दौर में प्रति पंथ में भी नहीं, जितनी की साईं जी। और वो चीजों के तह में जाते हैं, साधारण से साधारण सवाल को उठाते हैं लेकिन बहुत गहराई में जाते हैं। तत्व चिंतन, आलोचना का काम ये भी है, साईं ने खुद ही कहा है कि आलोचना को वो साहित्य का दर्शन शास्त्र कहा करते थे। तो जाहिर है कि वैचारिकी को बढ़ने के लिए तो आपको गहरे में उतरना होगा। उनकी पूरी आलोचना को अगर आप देखें तो वो अपने समय में और आज भी कमोवेश लिखी जा रही है, प्राध्यापकी आलोचना के विरुद्ध खड़ी है। कहीं भी दोहराव नहीं है, विश्लेषण नहीं है, बिखराव नहीं है। हाँ, प्रश्न है, क्योंकि लेखक का काम ही है प्रश्न पूछना। और आलोचक अगर प्रश्न नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? इसीलिए अपनी कविता में भी वो सवाल उठाते हैं और आलोचना में तो उठाते ही। उत्तर देना लेखक का काम नहीं है, उत्तर देना व्यवस्था का काम है। समाज उसको सोचता है, लेखक का काम सवाल। इसलिए साईं जी के जो सवाल है वो कई लोगों को उलझे हुए लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने समय के सारे सवालों को उठाते हैं, राजनीति के, साहित्य के, दर्शन के, समाज के, साधारण जीवन के। इतना लंबा रेंज
मैं समझता हूँ कि हिंदी आलोचना में कुछ ही लोगों के पास था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पास था और मुक्तिबोध के पास था, और नई कविता के दौर में अमर सिंह के पास भी ये रहा है। लेकिन शाही का रेंज बहुत व्यापक। तो ये कि अविराम बौद्धिक जिज्ञासा शुरू से अंत। दूसरी चीज ये है कि ये शुक्ल जी का आलोचनात्मक पद है, विरुद्धों का सामंजस्य। शाही की आलोचना में विरुद्धों का सामंजस्य बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो पूरी परंपरा और आधुनिकता को ट्रेस करते हैं। कालिदास भी है, फिरदौसी भी है, जैसी भी है, तुलसीदास हैं और कबीर भी है। भक्ति काल के संदर्भ में शुक्ल जी ने बात कही थी विरुद्धों के सामंजस्य की। लेकिन आप देखिए कि विरुद्धों का सामंजस्य नई कविता का आदमी, नई कविता के दौर से वो शुरू होते हैं, लेकिन वो जाते हैं कबीर तक, जायसी तक, फिरदौसी तक। आप उस रेंज को देखिए। मैं पॉइंट में ही बात करता हूँ। तीसरी जो खासियत है कि वो अपने समय की आलोचना की और अपने उस दौर की आलोचना की सर्वाधिक मौलिक आलोचक। यह मौलिकता अगर आपको देखनी है तो शुक्ल जी के पास ही थी, मुक्तिबोध के पास थी। और तीसरा मुझे जो मैंने छोटी बुद्धि से जो पढ़ाई लिखाई की है, उसमें मुझे लगता है कि सर्वाधिक मौलिकता कहा कि उनमें जो है उनकी परंपरा को ट्रेस करना बहुत मुश्किल है, कविता में भी। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि वो ठीक है, मार्क्सवादियों से असहमत थे, विरोधी नहीं थे, लेकिन वो अज्ञेय स्कूल के कवि नहीं थे। अज्ञेय की परंपरा में बहुत सारे कवि उस दौर में लिख रहे थे, आज उनका आता पता नहीं है, लेकिन वो अज्ञेय स्कूल से अलग, उसका आता ही अलग है उनकी कवि। उनको पढ़ते हुए ऐसा लगता है। इसीलिए जब मैं हिंदी आलोचना के नवरत्नों की जब शिनाख्त कर रहा था, वाजपेयी जी ने हालांकि कहा था कि भाई ये तो सामंती अवधारणा है, हमने कहा कि रत्न खोज रहे हैं। जो जिन 3 कवियों को हमने उसमें शामिल किया, उसमें अज्ञेय हमने उसको नहीं रखा। अज्ञेय उसमें है, मुक्तिबोध है और शाही जी है। आपने कितना लिखा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपने कितना सार्थक लिखा है। शुक्ल जी ने जितने निबंध लिखे हैं, कविता क्या है इसी की चर्चा बार बार होती है। हर बार जैसी की जो ग्रंथावली है उसकी जो भूमिका है उसी की चर्चा होती है। उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं। नहीं, कविता क्या है, निबंध एक हम लोगों के लिए मतलब पढ़ाई की शुरुआत है, कविता को समझने की भी कुंजी है, जो हर अध्यापक छात्र के लिए जरूरी है। तो शाही जी ने कम लिखा, लेकिन जितना लिखा है वो इतना महत्वपूर्ण। मौलिकता महत्वपूर्ण। तीसरी बात मैं यह कहना, चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वो आधुनिकता के सबसे बड़े व्याख्या और परंपरा को भी अनुसंधान करने वाले, परंपरा का मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन शाही जी अपनी आलोचना में बार बार करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आधुनिकता में भी आप देखिए, जो आधुनिकतावाद है उसके विरुद्ध है। की जो आधुनिकता है वो उसकी चर्चा अभी हमारे किसी साथी ने की, वो देसी आधुनिकता, देसी आधुनिकता के सबसे बड़े भाषण। और ये जो और वो उसका जो रिश्ता है वो उनकी आलोचना में और उनकी विचारों की सरणी में भारतीयता से जुड़ा हुआ है।
और परंपरा से जुड़ा हुआ है। वरना वो क्यों जायसी को पहला आधुनिक कवि कहते हैं हिंदी का? तो भक्तिकाल में पैदा हुआ। नई कविता के दौर के किसी भी आलोचक ने इतनी बड़ी छलांग तो नहीं लगाई, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमारी परंपरा में जायसी जो है पहले आधुनिक। कबीर के बारे में तो हम लोगों ने जब पढ़ाई शुरू किया था तो कबीर को आधुनिक कहा जाता था, लेकिन ये जायसी पर जो उनका दृष्टिकोण है वो तो अद्भुत है। अधूरी जो कहता है उसको कहने दीजिए, मैं तो उसे पूरी उसके जो निबंध है, मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक सबक है और उस तरह का कार्य होना चाहिए। इसलिए मैं उसे अधूरा नहीं मानता हूँ, पूरा मानता हूँ। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के विरोध में वो उसी तरह सन्नद्ध हैं शाही जी, जिस तरह हमारे जो प्रतिबद्ध मार्क्सवादी हैं, जो कट्टर मार्क्सवादी हैं अपने को कहते हैं, उसकी तुलना में शाही जी कमतर नहीं है। शेष ने बड़ी अच्छी बात कही कि शाही जी असहमत को आप विरोधी क्यों मान लेते हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि शाही की आलोचना को पढ़ते हुए दो चीजें मुझे साथ साथ दिखाई देती हैं, और वो उसकी पठनीयता। एक रचना के पढ़ने का जो सुख है वो शाही की आलोचना हमें पढ़ते हुए मिलती है, जहां तर्क और भावना दोनों साथ साथ चलती है। तर्क भी, लेकिन केवल तर्क नहीं। आलोचक को माना जाता है कि सिर्फ तार्किक, शुष्क, कड़ाई से, और इस मामले में मुझे लगता है कि शुक्ल जी उनके कहीं न कहीं आदर्श रहे होंगे, क्योंकि शुक्ल जी में तर्क भी है और भावना भी है। तुलसीदास पर क्या उन्होंने लिखा है, वही चीज मैं देखता हूँ जब मैं जायसी पर उनका जो निबंध है, जायसी पर पूरी किताब में जो उनकी स्थापनाएं में भावना भी है, तर्क भी है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि शाही की आलोचना में विवेक, आलोचक का बहुत बड़ा गुण होता है कि विवेक और साहस। विवेक भी है और साहस भी है। कई बार सही बात कहने में हिचक जाते हैं लोग, नहीं कह पाते हैं। शाही जी इस बात की कोई परवाह नहीं करते कि मुझे इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाए कि क्या किया जाएगा, लेकिन वो सही बात कहने से अपने को अलग नहीं करते। जैसे उन्होंने छायावाद को सभी हमारे मतलब होश संभालने से लेकर और अब तक सारे हिंदी समाज के पाठक, अध्यापक ये छायावाद कहते हैं। शाही जी आप देखिए, उसको कहते हैं ये सत्याग्रह युग है। तो जो तर्क उन्होंने दिया है, गांधी जी को जिस तरह से उन्होंने स्वराज्य आंदोलन से जिस तरह से जोड़ा है, मुझे 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 लगता है कि भारतीयता को साहित्य में उद्घाटित, नए साहित्य के दौर में उद्घाटित करने वाले वो बड़े विलक्षण भाष्यकार। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि शाही का पूरा जो लेखन है वो सचमुच एक बहस करते हुए, जैसा कि वाजपेयी जी ने कई जगह कई तरह से एक बहस करते हुए आदमी, बहस वही करता है जो भीतर से ईमानदार हो और साहसी हो, और इस बात की परवाह भी नहीं करता कि कल क्या होगा मेरे बारे में। तो ये जो बहस करता हुआ आदमी है वो उनकी कविता में तो है ही, आलोचना में जगह जगह लघुगानों वाले लेख को आप देखिए कि उसमें कितनी बहसें, कितने सारे सवाल हैं। उन्होंने जो अपराजेय संकल्प और का जो हवाला दिया है, वो अपराजेय संकल्प क्या है, महात्मा गांधी का है। और
वो जो है उत्पादक संस्कृति की हिमायत करते हैं। और उसी के ठीक बरक्स जो नेहरू है वो उपभोक्ता संस्कृति के एक तरह से अपने दौर में आप ये देखिए कि नेहरू जैसा राजनीति का कालजयी पुरुष और शिखर पुरुष रहा है, लेकिन उनके भी विरोध में शाही जो है इलाहाबाद में या बनारस में मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने काले झंडे दिखाए थे। जेल भी गए थे। ये तो बात इन्होंने कह ही दिया है कि गुजरात गांधीवादी कहते थे और सत्यप्रकाश जी ने उन्हें गुजरात मार्क्सवादी कहा। जी जी जी। असल में आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, समय हो चुका है, कि शाही के आलोचना के निर्माण में और उनकी वैचारिक सरणियों को स्थापित करने में गांधी, लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव, ये तीन ऐसी शख्सियतें हैं जिससे उनका वैचारिक उत्थान होता है, सृजन होता है और उत्थान होता है। और ये तीनों, लोहिया तो खास तौर से, लोहिया की जो भाषा, जो लहजा है, प्रश्न राजनीति में प्रश्न उठाने में लोहिया का भी कोई जवाब नहीं। आप जब भी शाही की वैचारिकी की बात करते हैं और बहस करते हुए आदमी बात करते हैं तो लोहिया को भूलते क्यों हैं? लोहिया तो इतने सारे सवालों से घिरे हुए थे, उनके भाषणों को पढ़िए तो आपको ये समानता दिखाई देगी। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि शाही इसलिए भी, जितने बड़े कवि के बारे में शक जरूर आप कर लीजिए, लेकिन अगर उन्हें समय मिला होता तो कवि के मामले में भी वो एक बड़े कवि के रूप में, जितनी कविताएं हैं उनकी, खासतौर से साखी, मैं समझता हूँ कि 20वीं सदी में साखी की कविताओं को फलांगना कठिन हो। जैसे उसी दौर में टिकान जी का जो मगध आया था उसको भी फलांगना, ये दो काव्य संग्रह उस दौर के हैं जिनको फलांगना आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कठिन। आलोचक का एक काम यह भी है कि अपने पूरे वैचारिकी में और आलोचनात्मक उपलब्धियों में वो किस तरह आलोचना के संस्कृति का निर्माण कर, आलोचना के कितने बीज शब्द वो अपने जीवन में दे जाता है। इस तरह का काम गोरखपुर के एक पुराने आदमी, उनके भी 100 साल अभी हुए हैं, रामचंद्र तिवारी के, उन्होंने आलोचकों पे, उसमें शाही जी शामिल नहीं है, लेकिन मैं शब्दों का मतलब मैंने तैयार किया है कि शाही जी के कौन कौन से शब्द ऐसे हैं, दो तीन शब्दों को मैं खास तौर से पढ़ना चाहूंगा। रौंदती हुई सत्ता की एक आतंककारी दुनिया। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं सोचा कि हमारे समय में जो था है, और ये जो शाही जी का बीज शब्द है, आलोचना के परिप्रेक्ष्य में कब इन्होंने इसका प्रयोग किया होगा, लेकिन आज हमारे समय में ये कितना महत्वपूर्ण है और कितना सामयिक। एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, शाही जो बड़ा लेखक होता है, बड़ा विचारक होता है और चिंतक होता है, वह त्रिकालदर्शी होता है। इसलिए आज का अधिकांश समकालीन साहित्य 40-50 साल से तो इसी इसी की
मतलब नाप जोख करता हूँ, लेकिन नितांत समसामयिक होकर के ना आप भविष्य का देखते हैं, न पीछे जाते हैं। तो ये जो संकट है समकालीन साहित्य का, इसको आप देखिए कि अपने समय में सबसे ज्यादा नई कविता के दौर का कवि किस तरह से पीछे जाता है, अपनी कविता में भी और अपनी आलोचना में भी। और आगे की बात, अपने समय में तो वो है ही, अपने समय में तो उसका पैर है ही, लेकिन वो पीछे भी जाता है। शाही ने एक जगह लिखा है कि लेखक का ये महत्वपूर्ण दायित्व है कि वह जो है पीछे भी जाए और आगे के बारे में भी सोचे। अपने समय से तो वो जूझ ही रहा। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त। धन्यवाद।